नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी परिवार के माध्यम से आप सभी का अपने दिल में स्वागत करता हूं। मैं निखिल गोयल आप सभी की एक प्रकार से मदद करने के लिए यहां पर बना हूं। एसएससी जेईई एग्जाम में हर साल कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो रिपीटेड तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले 20 साल के पेपर को एनालाइज करके आप लोगों के लिए मैं 60 ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जो आप लोगों को बहुत मददगार साबित करेंगे। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों के कुछ ऐसे कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आप लोगों के एग्जाम में अच्छी रैंक आ सकेगी। तो 60 शॉर्ट टॉपिक सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है। एसएससी एग्जाम तक मैं ये 60 टॉपिक आप लोगों के लिए कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। इस सीरीज को खुद भी देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए और इस सीरीज का पूरा लाभ उठाइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी टॉपिक मैं इसके अंदर पढ़ा रहा हूं वो जनरली सारे के सारे मेरे प्लस कोर्स के टॉपिक हैं। मेरे प्लस कोर्स में मैं वो अक्सर पढ़ाया करता हूं और उसी शिद्दत के साथ, वही एनर्जी के साथ, वही कंटेंट आप लोगों को भी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अनअकैडमी के परिवार पर मेरी तरफ से मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग मेरे प्लस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे अपने आने वाले भारत में होने वाले किसी भी जेईई एग्जाम की या एई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते टाइम आप लोगों को ये कोड यूज करना है। ये कोड है आप लोगों का एनजी लाइव। इस कोड के माध्यम से आप डायरेक्टली मेरे प्लस कोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, जितनी भी आप लोगों की प्लस कोर्स की कॉस्ट होती है, उस प्लस कोर्स की कॉस्ट में आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलता है। तो डिस्काउंट अवेल करवाने के लिए मुझसे अपनी जेईई की टेक्निकल और मेरी टीम से नॉन टेक्निकल तैयारी करने के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज एनजी लाइव कोड। सर, प्लस कोर्स के आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स अवेल करवाए जाते हैं। कैसे? जैसे कि आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीजें टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। हर लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मिलती है। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कितनी मर्जी बारी किसी भी लेक्चर को लाइव ड्यूरेशन से लेकर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है आप लोगों को, और उस टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को यह जानने को मिलता है कि आप लोगों को कहां पर लाई करना है और कहां पर अभी आप लेवल में हैं। तो बहुत कुछ मिलता है। आप लोगों को डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, लाइव ऑन लाइव इंटरेक्शन टीचर के साथ आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे फीचर आप लोगों को कब अवेल होते हैं? जब आप एनजी लाइव कोड का यूज करते हैं। और नया टॉपिक इज डिफाइंड एज द पेंट। देखो, सबको पता है पेंट क्या होता है, सबको पता है पेंट क्या होता है। व्हाई डू वी अप्लाई द पेंट ऑन द सरफेस? व्हाई डू वी अप्लाई द पेंट ऑन द सरफेस? देखो, पहली बात तो ना मैं आप लोगों को अपने अपने तरीके से मेजर चीजें बताता हूँ। पेंट में खाली ऑयल पेंट नहीं आता। हम जब भी पेंट बोलते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में वही जाता है कि हम लोग जो लोहे के ऊपर करते हैं जंग से बचाने के लिए, वही पेंट होता है। नहीं, डिस्टेम्पर भी आ जाता है, व्हाइट वॉश भी आ जाता है, पुट्टी भी आ जाती है, ये सभी पेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यहाँ से पेंट में क्या क्या आ रहा है, सब कुछ आ रहा है मेरे पास। मैंने कहा डिस्टेम्पर भी आ रहा है पेंट के अंदर ही, उसके बाद मेरे पास व्हाइट वॉश भी पेंट के अंदर ही आ जाता है, उसके बाद ऑयल पेंट भी पेंट के अंदर ही आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बस ये तीन ही लिख लो, चलो लाइन पुट्टी अलग से लिख देंगे, वो ड्रायर है, बेस है। तो अभी बात आती है, व्हाई डू वी अप्लाई द पेंट? इसकी यूज क्यों पड़ी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मेजरली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो पहली सिग्निफिकेंस तो बहुत ही आसान है। एवरीबडी नोज दैट स्मूथ अपीयरेंस, ग्लोसी अपीयरेंस, स्मूथ ग्लोसी अपीयरेंस, चमकती और एक बढ़िया अपीयरेंस शो करता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, आपके लोहे को रस्टिंग कोरोजन आता है, रस्टिंग रेजिस्टेंस शो करता है ना, तो मतलब जंग नहीं लगने देता। तीसरी चीज आती है, वार्निश इज नॉट अ पेंट। वार्निश इज नॉट अ पेंट, वार्निश पेंट नहीं होता, वार्निश पेंट का एक हिस्सा है, ठीक है ना, वार्निश पेंट नहीं होता कभी भी। तो अभी बात आती है यहाँ पर, जर्म्स को किल करता है, जर्म्स को किल करता है। यस, जैसे कि आप डिस्टेम्पर या व्हाइट वॉश करते हैं तो आप देखेंगे इसमें चूना मिलाते थे, चूना मिलाते थे, तो क्या होता था, चूना क्या करता है, जर्म्स को मारता है। तो पहले क्या करते थे, पहले के जमाने में, आजकल तो मेरे ख्याल में कम ही हो रहा है, लेकिन होता है आजकल भी,
पहले के जमाने में क्या होता था, व्हाइट वॉश या डिस्टेम्पर किया करते थे, तो उसमें चूना मिलाते थे। तो कई बार क्या होता था, चूना ज्यादा मिल जाता था, कई बार चूना ज्यादा मिल जाता था, तो पेंट करके जो चले जाता है, उसके बाद लोग फिर यही कहते थे कि चूना ज्यादा लगाकर चला गया, मिलाकर नहीं, लगाकर चला गया। क्यों सर? हाथ रखो तो हाथ पे पेंट, कपड़ा रखो तो कपड़े पे पेंट, उसको कहते हैं हम लोग चौकी। तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को यार, ये चक्कर क्या है। मेरा कमेंट दिख रहा है तुम लोगों को? चूना लगा दिया सही में ही। चलो, पता नहीं है चक्कर क्या है। आई एम जस्ट टीचिंग हियर एंड समबडी इज कमेंटिंग अकॉर्डिंग। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? कंप्लीट करेंगे इसकी हम। बाय द वे, सिग्निफिकेंसली समझ में आ गया। अभी मेजर बात आता है कि कंपोनेंट ऑफ द पेंट क्या होते हैं। पेंट बनता किस चीज से है ना? कंपोनेंट ऑफ पेंट की बात करते हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू टेल यू देयर आर 4 कंपोनेंट इन द पेंट। देयर आर 4 कंपोनेंट इन द पेंट। फर्स्ट इज नोन टू बी एज द बेस, अनदर वन इज नोन टू बी एज द व्हीकल, अनदर वन इज नोन टू बी एज द व्हीकल, और या फिर इसको हम नाम देते हैं कैरियर, ठीक है। तीसरा वन इज नोन टू बी एज द वार्निश। वार्निश पेंट लगाना चाहिए, लगाते हैं। चौथा क्या आता है? चौथा बोला जाता है ड्रायर। चौथा बोला जाता है, हम कहते हैं उसको ड्रायर। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ कंसंट्रेशन हियर। वार्निश पिगमेंट, वार्निश नहीं है, वार्निश नहीं, वार्निश नहीं, पिगमेंट नहीं, हाँ कलरिंग एजेंट। चौथा आता है मेरे पास, दैट इज नोन टू बी एज द ड्रायर। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ कंसंट्रेशन। अभी कई एग्जाम के अंदर, जैसे आप राजस्थान जेई की भी बात करना चाहो यहाँ पर, तो कई एग्जाम के अंदर एक और चीज लिखी आती है, दैट इज नोन टू बी एज द सॉल्वेंट। हाँ, ये भी लिखा आता है, तो मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन मैं इसको कंडीशनल लिखूंगा। पांचवी चीज लिख लो और उसके ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, इट इज अ कंडीशनल। कंडीशनल मतलब कई एग्जाम के अकॉर्डिंग ये पूछता है, कई के अकॉर्डिंग नहीं पूछता। तो पांचवा लिख लो आप लोग, सॉल्वेंट। अब मैं तुम्हें ना इसका मतलब बताता हूँ सबका, तो तुम्हें चीजें क्लियर हो गई। यू नो द मीनिंग ऑफ बेस? सर, बेस का मतलब होता है उसको सपोर्ट करना। बेस का मतलब किसी भी चीज को सपोर्ट करना, नथिंग एल्स। तो मैंने एक चीज बोली आपको, बेस का मतलब अपनी भाषा में लिख सकता हूं एक तरह का सपोर्टिंग मटेरियल, एक तरह का सपोर्टिंग मटेरियल। सर, जैसे मैंने कहा कि यू नीड टू मेक अ पेंट, तो पेंट को बनाने के लिए एक पहले आपको कोई ना कोई ऐसा पाउडर फॉर्म चाहिए जिसको आप पेंट की फॉर्म में बना सको। मेरे शब्द पर गौर देना, जो भी मैं कह रहा हूं ना यहाँ पर। पेंट के लिए मैंने क्या कहा? पेंट के लिए मैंने कहा कि आप लोगों को एक ऐसा पाउडर फॉर्म चाहिए जिसको आप पेंट की फॉर्म दे सको। तो वो पाउडर फॉर्म जो है ना, वो ऐसा मटेरियल जो आपके पेंट को बनने के लिए तैयार है, वो मटेरियल जो आप, जिसको आप पेंट में बना सकते हो, वो एक सपोर्टिंग मटेरियल हो गया आपका, दैट इज नोन टू बी एज द बेस। सर, हर किसी की सफलता के पीछे एक बेस होता है। ये तो मैंने पहली बार सुना। हमने तो सुना था हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप तो बेस कह रहे हो। नहीं, वो बेस वहां पर एक औरत है, ठीक है ना। तो बेस तुम्हें समझ में आ गया, दैट इज द सपोर्टिंग मटेरियल जो होता है और अपनी इमेज को नहीं दिखाता। इट इज अ काइंड ऑफ द हिडन मटेरियल, शो नहीं करता बट होता है। आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, बेस क्या है? बेस इज द सपोर्टिंग मटेरियल, और आई विल से दैट इट इज द material which is ready to be converted into paint. Material which is ready to convert into paint. वो एक मटेरियल जो पेंट में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है, टू कन्वर्ट इनटू पेंट। अभी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कहता हूं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द बेसिस, देयर आर वेरियस बेसिस व्हिच वी यूज इन द, ये एक मिटा दो सारा ना, फिर एक एक करके समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आता है मेरे पास व्हाइट लेड, रेड लेड, जिंक ऑक्साइड। जनरली तो हम तीन ही यूज करते हैं और तीन का ही नाम आता है, ये एक्सेट्रा तो पता नहीं क्यों लगाते हैं, क्योंकि तीन ही आते हैं जनरली। अभी बात आती है इनमें से फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाती है। फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर हम लोगों को ये चीज याद रखनी है भाई साहब। एक और चीज नहीं आई है आपके सामने, वो चीज आप याद रखेंगे।
प्रेफरेंस के तौर पर हम लोग किसको यूज करते हैं? तो प्रेफरेंस ऐसी जनरली कुछ होती नहीं है, लेकिन मैंने तमिलनाडु का पेपर देखा था पीएससी का, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा था, और आज का नहीं, ये मैंने करीब और करीब 10 साल पहले देखा था, जबकि बात से याद ही है, ठीक है, मेरे भाई ने दिया था, जबकि बात से याद है। तो अभी बात आती है, हम लोगों का पेंट का काम था, इसलिए मैंने ये प्रेफरेंस ऐसी कुछ होती नहीं है, आप गूगल भी करना तो भी कोई प्रेफरेंस निकल कर नहीं आती, लेकिन फिर भी जनरली यहाँ व्हाइट लेड को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद प्यारे दोस्तों हम लोग जिंक ऑक्साइड को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद हम लोग रेड लेड पर आते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का जनरली बेस का क्या काम होता है। बेस का काम पहला तो यही लिख लो कि एक सपोर्टिंग मटेरियल होता है। दूसरा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेजर थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ द बेस नोट करके लिखना, बेस ऑल्सो रिड्यूसेस द chances of shrinkage, reduces the chances of shrinkage। हाँ, ड्राइंग होने पे जो श्रिंक होता है ना, जो क्रैक आती है, उसको रिड्यूस कर देते हैं। reduces the crack due to shrinkage on drying, बेस उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। अभी बात आती है यहाँ पर कि ये व्हाइट लाइट से रिलेटेड कुछ लिखवाना चाहता हूँ, वो चीज भी लिख लो, आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। व्हाइट लाइट की मैं बात करूं तो जनरली हम व्हाइट लाइट को कहाँ यूज करना चाहते हैं? इट प्रेफर्स ऑन वुड, ये वुड में जनरली प्रेफर करा जाता है। इट प्रेफर्स ऑन वुड बाय, इट डज नॉट प्रेफर ऑन, इट डज नॉट यूज ऑन आयरन। हम लोग इसको आयरन पे यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ द केस ऑफ रस्टिंग, बिकॉज ऑफ रस्टिंग प्रॉपर्टी, रस्टिंग प्रॉननेस, ठीक है ना, मतलब रस्ट होने का ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए उसको आयरन पे कभी यूज नहीं करते। इफ वी आर गोइंग टू यूज इट ऑन द आयरन, देन बट वी आगे मेरा जो दूसरा आता है, दैट इज नोन टू बी एज अ व्हीकल। नाउ व्हाट इज व्हीकल? भाई नाम सजेस्ट करता है, नथिंग एल्स, ठीक है। व्हीकल, या फिर मैं इसको कहता हूँ कैरियर। आप जब अपने एक सरफेस पे पेंट को अप्लाई करते हैं, एक सरफेस पे पेंट को अप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब उस सरफेस पे पेंट को अप्लाई करेंगे, अगर पेंट बहुत सूखा है तो अप्लाई करने में दिक्कत होगा। तो सर मैंने क्या बोला? पेंट बहुत सूखा है या फिर पेंट बहुत गाढ़ा है? पेंट बहुत गाढ़ा है ना, तो अप्लाई करने में दिक्कत होगा, उस पेंट को पतला बनाना पड़ेगा। यू नीड टू मेक दैट पेंट एज अ थिनर मटेरियल सो दैट इट कैन बी अप्लाई ऑन द सरफेस वेरी इजीली। आर यू गेटिंग द पॉइंट? थम्स अप करिएगा जल्दी, ठीक है। तो उस पेंट को आपको पतला बनाना है। हाउ विल यू मेक इट टू कन्वर्ट इट इनटू द पतला मटेरियल? जाहिर सी बात है, वो पेंट पतला कब बनेगा? वो पेंट पतला बनेगा, कुछ ऐसे एक्सटर्नल मटेरियल डाले जाते हैं, जैसा कि मैं नाम देखना चाहूंगा यहाँ पर। वेरियस टाइप ऑफ द ऑयल आर यूज्ड so that the paint will be going to become patla and it can be applied on the surface as well very easily। बात आती है यहाँ पर, वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल आप लोगों ने मिलाया था, थिनिंग एजेंट जो मिलाया था, दैट इज द व्हीकल। तो पेंट को कैरी ओवर करने के जो काम आता है, ठीक है। मैंने क्या कहा? एक्स्ट्रा मटेरियल used to make the paint, used to thinning the paint, उसको बोला जाता है so that its flowability is increases, that is known to be as a vehicle। तुम्हें समझ में आ चुका है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो जनरली कौन से आते हैं? एग्जाम्पल की बात करना चाहे तो व्हीकल के तौर पर मेरे पास आता है टर्पेंटाइन ऑयल, ये आपके जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। टंग ऑयल, ये जेई का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कैरियर नहीं था, ठीक है। टंग ऑयल, आगे आता है लिंसीड ऑयल, आगे एक आता है नट ऑयल। अभी नट ऑयल तो कोई यूज नहीं कर रहा जल्दी से, बहुत महंगे पेंट में यूज होता है। जनरली मैं एक नोट करके आप लोगों को यहाँ पर कुछ लिखवाना चाहता हूँ, वो चीज आप लोग लिखना कि लिंसीड ऑयल जो है ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। लिंसीड ऑयल ड्राइज वेरी क्विकली, सो हम इसको एक्सटर्नल वॉल्स के लिए यूज करते हैं जनरली। सो यूज फॉर एक्सटर्नल वॉल्स।
हम इसको एक्सटर्नल वॉल्स के लिए यूज करते हैं, जल्दी जल्दी मटेरियल सूख जाता है ना, तो एक्सटर्नल वॉल्स के लिए कौन सा यूज होता है, लिंसीड ऑयल। बात आती है दूसरा पॉइंट क्या बनता है, टंग ऑयल इज बेटर देन द लिंसीड ऑयल। टंग ऑयल जो है वो लिंसीड ऑयल से ज्यादा अच्छा रहता है इन केस ऑफ ड्राइंग एज वेल एज रिटेनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑयल है, ऑयल नहीं है। ठीक है, अभी ये चीज क्लियर है। आगे मेरी तीसरा पॉइंट आता है लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज गोइंग टू बी एज व्हाट, दैट इज द पिगमेंट। So what is the pigment? If we want to add any color in this, if we need any color of the paint, तो वो कलरिंग एजेंट जो है, कलर इन पेंट, मतलब आप अपने पेंट में कोई कलर देना चाहते हैं तो वो कलरिंग एजेंट जो है, उस कलरिंग एजेंट का नाम आता है पिगमेंट। कलरिंग एजेंट इज इक्वल टू पिगमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको क्लियर करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, they are in the liquid form, they are in powdered or liquid form। obviously आपने देखा भी होगा, मार्केट में आते हैं ये कलर की डिब्बी आती है, पाउडर्ड में आती है और कलर की डिब्बी लिक्विड भी आ सकती है। मेरी बात आती है यहाँ से, चौथा पॉइंट मेरा कौन सा था, ड्रायर। चौथा पॉइंट क्या था मेरे पास, ड्रायर। एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज ड्रायर, एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज ड्रायर। इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ ड्राइंग, मतलब आपकी सूखने की ताकत को बढ़ा देता है। इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ ड्राइंग, नथिंग एल्स। बस इतना समझ में आ चुका है, तुम लोग यहाँ से कर सकते हो। अब मेन चीज जो आप लोगों से पूछी जाती है, मेन चीज जो आप लोगों से, व्हीकल और थिनर एक ही होता है, नहीं, वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था अभी, रुक जाओ थोड़ा सा। मेन चीज जो आती है यहाँ पर, वो आती है कि आपके एग्जाम्पल जो अनकॉमन है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो आता है लिथरेज। लिथरेज बड़ा प्यारा एग्जाम्पल आता है इसका। रेड लेड, रेड लेड आपका एग्जाम्पल आता है यहाँ पर। सल्फेट आप लोग ड्रायर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, मैंगनीज यूज कर सकते हैं ड्रायर के तौर पर। ठीक है, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे मेरी बात आती है यहाँ पर कि सॉल्वेंट का पढ़ते हैं यार। सॉल्वेंट क्या था ये, पांचवा मेरे पास था सॉल्वेंट। अब देखो, एज द नेम सजेस्ट, आई विल से दैट इट इज द थिनिंग एजेंट, नथिंग एल्स। आई विल सजेस्ट ओनली वन वर्ड, इट इज द थिनिंग एजेंट। अब बात आती है यहाँ पर कि ये सॉल्वेंट भी थिनिंग एजेंट है, व्हीकल भी थिनिंग एजेंट है, काम भी दोनों का एक है। एग्जाम्पल लिख दूं एक बार, तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, अभी बात आती है कि ये सॉल्वेंट के एग्जाम्पल लिखता हूं, वहां से कुछ समझा पाऊंगा, कर पाया तो। एक तो आता है टर्पेंटाइन, एक तो आता है टर्पेंटाइन, दूसरा आप लिख सकते हैं स्पिरिट, तीसरा सब्स्टिट्यूट के तौर पर, सब्स्टिट्यूट के तौर पर बेंजीन भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट के तौर पर नेफ्था भी यूज कर सकते हैं, नेफ्था भी यूज कर सकते हैं। सर ये दोनों जो है ना, ये लिख लो, ये दोनों क्या है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अभी बात को क्लियर करना, नाउ व्हाट आई मीन टू से हियर कि टर्पेंटाइन और स्पिरिट तो ठीक है, मैंने कहा जितने भी व्हीकल पड़े थे ना वो सारे ऑयली थे, जितने भी व्हीकल पड़े थे जनरली वो ऑयली थे। सॉल्वेंट कैन बी ऑयली और कैन नॉट बी ऑयली, ये ग्रीसी भी हो सकता है, नॉन ग्रीसी भी हो सकता है, बट व्हीकल जनरली ग्रीसी होता है। तो ये चीज मैं लिखवाता हूँ और यहाँ से कुछ लॉजिकल बनाऊंगा आपके लिए कि vehicles are greasy in nature and solvent may or may not be greasy, may or may not be greasy। ये तो नोट हुआ, ये तो हुआ नोट आप। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि लंबे समय तक कौन चाहिए होता है, ड्यूरेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, व्हीकल की ड्यूरेबिलिटी सॉल्वेंट से ज्यादा होती है, आप लोग समझ सकते हैं। ऑयली सरफेस ज्यादा देर तक रहता है। और रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका ज्यादा होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका ज्यादा होता है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जनरली व्हीकल का रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। ये चीज आप लोगों को ध्यान में
रखनी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तुम्हें समझ आ चुका होगा, आई होप सो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे की मेरी बात आती है यहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेंट का कुछ प्रोसीजर होता है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या प्रोसीजर है सर? व्हीकल और, तो समझ नहीं आया मिस्टर देवानंद क्या पूछना चाहते हैं? व्हीकल और सॉल्वेंट क्या डिफरेंस है? देवानंद आया कि नहीं आया, यस लिखना। आया कि नहीं आया, जल्दी यस। ओके, अभी बात आती है यहाँ से कि आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द पेंट क्या है। पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देखिए बेसिक बेसिक सी बातें हैं, मैं वही चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे बड़ा नहीं है। बस सिंपल प्रोसीजर का एक फॉर्मेट लिखवाना चाहूंगा और कुछ नहीं। ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, ना तो आएगा, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो लिखवा देता हूँ सारी चीजें। बेस हो गया, पिगमेंट हो गया, व्हीकल हो गया और ड्रायर हो गया। ब्लड प्रेशर वाला डोर, बन गई ट्रिक। बीपी ब्लड प्रेशर, वी फॉर वाला, डी फॉर डॉन, ब्लड प्रेशर वाला डोन हो गया। इन सबको क्या करते हैं हम लोग? इन सबको लेडीज एंड जेंटलमैन एक मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स कर लेते हैं। इन सबको पहला प्रोसेस आता है मेरे पास कि मिक्सिंग चैम्बर में मैं क्या कर रहा हूँ? मिक्स कर, ठीक है। मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स करने के बाद दूसरा प्रोसेस मेरे पास क्या आता है यहाँ पर प्यारे दोस्तों? इनकी वेट ग्राइंडिंग करते हैं। मिक्स कर लिया, पाउडर फॉर्म में तोड़ देंगे। पेंट तो बहुत फाइन पार्टिकल से बनता है ना, तो मैंने क्या करा? इनका वेट ग्राइंडिंग कर लिया, वेट ग्राइंडिंग कर लिया, ठीक है। तीसरे प्रोसेस में मैं क्या करने वाला हूँ? इनको पतला करता हूँ, थिनिंग टैंक में डाल देता हूँ ना। थिनिंग टैंक का मतलब यहाँ पर हम थिनर मिलाते हैं। थिनिंग टैंक का मतलब होता है वी अप्लाई थिनर है, थिनर इज एडेड हेयर। इस टैंक के अंदर हम लोग थिनर मिलाते हैं, तो यहाँ पर कहने का मतलब है व्हीकल ऐड होता है, ठीक है। चौथा प्रोसेस आपका कौन सा आता है? सर आपने क्या करा? मिक्स कर लिया, तोड़ लिया, थिनर बना लिया। थिनर बनाने के बाद क्या? आपका पेंट लगभग तैयार हो चुका है। पेंट लगभग तैयार हो चुका है, यही तो होता है क्वालिटी कंट्रोल चेक, क्वालिटी कंट्रोल चेक, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा प्रोसेस क्या आता है यहाँ पर? पेंट इज रेडी एंड पेंट रेडी एंड गोइंग फॉर सप्लाई। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरली इसमें क्या होता है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के नाम दिए जाते हैं, मैं वो बताना नहीं चाहता, बस इतना याद रखना, ठीक है। कभी जिंदगी में क्वेश्चन देखेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यार वो आईएएस का सिलेबस है, जेई में कदापि नहीं पूछ सकता, तो हमें एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत रहता है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का, तो वी नीड टू गो विद द क्वालिटी प्रोसेस, दैट्स व्हाई क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। क्लियर है ना, बेसिक्स है। अब मैं इसी के साथ तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द पेंट, एवरीबडी नोज दैट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द पेंट, एवरीबडी नोज दैट। So as per the different type of the paint, they have different functions as well as different uses, their different applications. So we need to go with different type of the paint, उनके uses। एक टेबल लाया हूँ, टेबल जैसे पिछली लाया था वैसे ये टेबल लाया हूँ, and it is the table of my one liner book, so you need to go with the table। अभी पढ़ते हैं। सर टेबल में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब पेंट में से अगर क्वेश्चन है तो 99% है कि वो टेबल में से पूछेगा, ये सब नहीं पूछता कभी भी। तो मेजर चीज टेबल पे बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अभी ये क्या था? अरे कंडीशनल सॉल्वेंट, गाइस आप लोग थोड़ा सा संभल कर चलना। स्लेट और क्वार्टजाइट रह गया था हमारा, और मैंने उसी के बीच में पेंट शुरू कर दिया, मतलब आप इसको समझ जाओगे ना। स्लेट और क्वार्टजाइट रह गया था, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं तो आप इसको समझ जाना। मैंने उसी के बीच से पेंट शुरू कर दिया, ये गलती होगी, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप ले लेना अपने नोट्स में, पढ़ लेना इनको। आगे की मेरी बात आती है, देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ द पेंट व्हिच यू नीड टू गो विद। सबसे पहले मेरे पास आता है एनिमल पेंट। सबसे पहले मेरे पास आता है एनिमल पेंट। एनिमल पेंट का बेस कौन सा होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिंक ऑक्साइड एज अ बेस मटेरियल। और यूज कहाँ करा जाता है? वुडन सर्फेसेस पर। वुडन सर्फेसेस पर जनरली यूज करा जाता है एसिड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, वाटरप्रूफ बनाने के लिए। बस मेजर तो दो ही पॉइंट है,
ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करने का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, वो तो हर पेंट कर देता है। तो क्या क्या बना यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जिंक ऑक्साइड, वुडन सरफेस और एसिड रेजिस्टेंस, ठीक है। एमल्शन पेंट, आजकल तो शाहरुख खान जी बहुत ऐड करते हैं एमल्शन पेंट के बारे में। इसमें क्या होता है, पॉलीविनाइल वार्निश के साथ मिक्स करा जाता है, पॉलीविनाइल एसीटेट, और वो बेस मटेरियल का काम करता है। आगे आता है कि ये स्टील मेंबर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्यों, रस्टिंग नहीं होती, रस्टिंग नहीं होती, ठीक है। आजकल दीवारों पे भी इनको काम करते हैं, दीवारें बोल उठेंगी शाहरुख खान जी कहते हैं ना, हाँ दीवारें बोल उठेंगी, मतलब हमने बचपन में सुना था दीवारों के कान होते हैं, आजकल तो दीवारें बोल उठेंगी, हदी हो गई, थोड़े दिन में दीवारें चल पड़ेंगी। सिविल इंजीनियर तो रह गया ऐसा क्या, ऐसा पड़ोसी का घर बना रहे, पता लग रहा है वो दूसरे के घर पहुंच गई, दिक्कत आई, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पेंट, तो हद आती है एल्यूमिनियम पाउडर, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम पेंट में एल्यूमिनियम पाउडर बेस की तरह एक्ट करेगा। एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है भाई, ऑब्वियसली कि ये हीट और लाइट रिफ्लेक्टिव होता है, तो ये पेंट भी हीट और लाइट रिफ्लेक्टिव ही होगा। एल्यूमिनियम जो है ना एरोप्लेन में बहुत यूज होता है, तो एरोप्लेन मैंने तो ये बचपन से ही याद कर रखा है, मतलब तीसरी चौथी क्लास में मैडम ने बताया था, वो जब से याद है मुझे कि एल्यूमिनियम पेंट में उसमें बहुत यूज होता है एरोप्लेन में, क्यों, लाइट बहुत होता है ना, तो एल्यूमिनियम पेंट पेंट में उसमें यूज करते हैं एल्यूमिनियम में। एंटी कोरोसिव पेंट, एंटी कोरोसिव बोले तो रेड लेड, जिंक ऑक्साइड, और बस ये मेजरली, ठीक है। व्हाइट लेड तो मैंने बताया था रस्टिंग हो जाता है, व्हाइट लेड तो रस्टिंग हो जाता है, रेड लेड को हम लोग रस्टिंग नहीं करवाते ना। बने किससे होते हैं, फॉस्फोरस के साथ बने होते हैं सब कुछ। कहाँ यूज होता है, जब रस्टिंग नहीं होती तो स्टील में यूज करूंगा इसको मैं। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आया था कि ये लीकेज जहां पर होती है ना, लीकेज, उस लीकेज को रोकने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, कई बार लीकेज प्रूफ बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। चलो ये प्रेजेंट नहीं है, प्रिवेंट है, इसको लिखना प्रिवेंट, ये क्या है, ये प्रिवेंट है, यूज टू प्रिवेंट द लीकेज, गॉट इट। आगे मेरी बात आती है बिटुमिनस पेंट है, ये पॉइंट नहीं है, पेंट है, दैट इज द बिटुमिनस पेंट। तो बिटुमिन होगा, जाहिर सी बात है, कहाँ यूज करा जाएगा, इनर सरफेस ऑफ द वाटर टैंक। आपने देखा भी होगा, आपने देखा भी होगा प्यारे दोस्तों, बिटुमिन पानी से रिएक्ट नहीं करता, तो बिटुमिन पानी से रिएक्ट नहीं करेगा तो एक एमसील का काम करता है। जितने भी ये टैंक आते थे पहले, आजकल तो नहीं आते, आजकल तो पीवीसी के टैंक आ रहे हैं, पहले के टैंक आप देखेंगे अंदर से काले काले होते थे, क्योंकि उनमें बिटुमिन का पेंट होता था। तो ध्यान रखना, वाटर प्रूफिंग के भी काम आता है, ठीक है। एबस्टोस पेंट की बात करें यहाँ से, एबस्टोस पेंट में एबस्टोस यूज करते हैं हम लोग, ये क्या करता है, प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द मेटल प्रूफ एंड वर्क एज अ प्रूफ पेंट। फायर प्रूफ पेंटिंग के लिए कौन यूज होता है, मेजर पॉइंट, एबस्टोस पेंट यूज होता है। सीमेंट पेंट, सीमेंट मिक्सिंग करेंगे, फ्लोरिंग के लिए काम आ सकता है, डैम्पनेस को बचाने के लिए काम आ सकता है, बस ये तो खैर बेसिक था। बिटुमिन रोड तो सर बारिश में टूट जाती है, देखो वो टूटना अलग होता है, बिटुमिन का रोड का टूटना अलग चीज है, बिटुमिन का टूटना अलग चीज है। बिटुमिन पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता कभी, रोड। अब एक बात बताओ ना यार, तुम अपने घर पर पेंट कर रहे हो, बाई चांस तुम किसी दीवार पर पेंट कर रहे हो, यार दीवार पे पेंट कर रहे हो ना, दीवार टूट गई अगर, तो तुम ये कहोगे तुमने तो बिटुमिन का पेंट करा था, अरे वो दीवार टूटी है भाई, पेंट तो पेंट था, ठीक है ना। तो प्लास्टिक पेंट दो तरह के, थर्मोसेटिंग पेंट आया, बात आती है यहाँ पर, थर्मोसेटिंग का मतलब ही हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके, डेकोरेशन वर्क में काम आता है, बस ये चीज बात आती है। एक छोटा सा नोट करके साथ के साथ लिखना, मोस्ट ड्यूरेबल कौन सा पेंट होता है, मोस्ट ड्यूरेबल पेंट कौन सा होता है सर, थर्मोसेटिंग पेंट होता है। क्यों सर, टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकता है थर्मोसेटिंग पेंट, इवन इवन 650 से 800 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को बियर कर सकता है थर्मोसेटिंग पेंट, तो इसीलिए बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे की मेरी बात आती है यहाँ पर प्यारे दोस्तों, मैं पेंट के एप्लीकेशन से पहले पेंट के डिफेक्ट पढ़ाना चाहूंगा, पेंट के एप्लीकेशन से पहले पेंट के डिफेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, फिर मैं पेंट की एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मेरी बात आती है कि पेंट के डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो एक टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से, दैट इज गोइंग टू बी एज द डिफेक्ट इन पेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी एज द डिफेक्ट इन पेंट। देखो जनरली ना पहला डिफेक्ट आता है मेरे पास
मॉइस्चर के कारण। पहला डिफेक्ट तो यही आता है, डिफेक्ट ड्यू टू द बैकग्राउंड या फिर डिफेक्ट ड्यू टू द मॉइस्चर, ऐसा लिखो, ड्यू टू मॉइस्चर। अभी मॉइस्चर के कारण तो डिफेक्ट आता ही है, सबको पता है। मॉइस्चर के कारण क्या होगा, इट विल बी गोइंग टू रिड्यूस द ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी पेंट की ना। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ स्ट्रेंथ। भाई हमारी आदत होती है सॉइल मैकेनिक्स में आइसोट्रोपिक, हम कहीं भी सुनते हैं तो दूसरा शब्द हम अपने आप लगा देते हैं होमोजीनियस। होता है, होता है ना, सॉइल के अंदर आइसोट्रोपिक कहीं भी सुनो, दूसरा तो अपने आप लगा देते हो होमोजीनियस। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग के मेजर कंसेप्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या और स्ट्रक्चर में ड्यूरेबिलिटी कहीं भी सुनते हैं तो स्ट्रेंथ अपने आप लगा देते हैं। ये पेंट है, ठीक है ना, पेंट की कोई ताकत नहीं होती, पेंट तुम्हारा कोई लोड नहीं झेलता। तो गलती से तुम कभी ये मत कर देना कि ड्यूरेबिलिटी के साथ उस स्ट्रेंथ को भी टिक करें, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है ना। तो मेजर चीज आती है, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है मॉइस्चर के कारण, और ये आप लोगों को एक डिफेक्ट आता है। आगे की बात आती है प्यारे दोस्तों कि मेजरली डिफेक्ट जो आता है वो पेंट के खुद के कारण आता है, डिफेक्ट ड्यू टू द बैकग्राउंड और आसपास के चीजों के कारण भी आ जाता है ना। तो मैं यहाँ पर ये लिखना चाहता हूँ एटमॉस्फेरिक डिफेक्ट, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक कॉजेज डिफेक्ट, ऐसा लिखते हैं। सबसे पहला तो मेरे पास आता है लेडीज एंड जेंटलमैन ब्लिस्टरिंग या पीलिंग, ऐसा नाम लेते हैं। सबसे पहला मेरे पास आता है ब्लिस्टरिंग। क्या नाम आया, ब्लिस्टरिंग आया। ब्लिस्टरिंग तुमको दिख रहा है, तुमको पिक्चर देखने से समझ में आ जाएगा। तो फूला फूला सा हो जाता है ना पेंट, कई बार देखा होगा तुम लोगों ने, तो ये फूला फूला सरफेस है, ये क्या है, पीलिंग। और मैं तुम्हें बताऊं आजकल भाई बहुत चल रहा है ये पेंट, बहुत चल रहा है, सीरियसली हम खुद भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये पेंट लोग डिमांड कर रहे हैं इसकी, पीलिंग पेंट कर दो। ऐसा नहीं कि तुम पपड़ी उखड़ने वाला पेंट कर दोगे फिर अपना क्या है, दे सस्ते से सस्ता मटेरियल लगा देंगे। टेक्सचर पेंट चल रहा है बहुत ज्यादा, पीलिंग का मतलब पिक्चर देख के समझ में आ चुका है पपड़ी उखड़ रही है, ऐसा बहुत तगड़ा पेंट चल रहा है, 3D इफेक्ट आ रहा है इस पेंट में, बहुत डिमांड पे है, ठीक है। आगे बात आती है तीसरा, तीसरा इज नोन टू बी एज द क्रैकिंग। तीसरा क्या आ रहा है आप लोगों का, तीसरा इज नोन टू बी एज द क्रैकिंग। सबको समझ में आ चुका है क्रैकिंग क्या है, पेंट के सरफेस पे क्रैक शो हो रही है, ठीक है। चौथा आपका आता है, चौथा ये जो होता है दैट इज नोन टू बी एज द फ्लेकिंग। सर फ्लेकिंग और पीलिंग में फर्क क्या है, फ्लेकिंग और पीलिंग में फर्क क्या है, आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय, एक चीज तुम्हें पता है व्हाट इज पीलिंग, पपड़ी का उखाड़ना। क्रैकिंग शुरुआत है, क्रैकिंग शुरुआत है, पीलिंग एंड है। क्रैकिंग शुरुआत है, पीलिंग एंड है, बीच का कुछ तो होता होगा ना, क्रैक होने से पीलिंग होने तक का सफर, तो बीच का सफर है ना, दैट इज द फ्लेकिंग। समझ आया तुमको, क्रैकिंग से शुरू होता है, पीलिंग पे एंड होता है, जब उखड़ी जाएगा तो पील ऑफ हो जाएगा, बीच का सफर है ना, उखड़ना शुरू होता है, वो है फ्लेकिंग। समझ आ गया, पिक्चर देखो ना, तुम्हें पता है दुनिया भर के क्रैक आ रहे हैं और तुम्हें यह भी पता है कि कुछ हिस्सा उखड़ने वाला आ रहा है, जैसे इसको देखो यहाँ पे पीलिंग आने की कोशिश हो रही है, तो दैट इज नोन टू बी एज द फ्लेकिंग। क्रैक के बाद पील होना शुरू हो रहा है, वो नहीं है, दैट इज द फ्लेकिंग प्रोसेस। क्लियर है, अभी मैं और भी लिख रहा हूँ इसमें, रुक तो आगे। अच्छा ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे। चूना लगाना नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कहते हैं चौकी, ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, चौकी, इसको क्या नाम देते हैं, चौकी। तो यार मैं आपको फैक्ट बताऊं, मैंने जिंदगी में चौकिंग कहाँ देखी है, मेरे घर के सामने मंदिर है, और मंदिर में जब भी पेंट हुआ ना हमेशा चौकिंग देखने को मिली। हाँ मतलब ये होता है जनरली, मंदिर आप देखना मंदिरों में तो बहुत लाल कलर का पेंट होता है मंदिरों में, तो मस्जिद पे तो शायद टाइल्स लगती है, मैंने पेंट देखा नहीं है मस्जिद पे, तो मंदिर पे तो बहुत ही भाई वो चौकिंग होती थी। कहते हैं वो मम्मी को बोलो फेविकोल लगवाए दीवार पे, नहीं मम्मी को बोलो बिरला पुट्टी लगवाए, सुना होगा आपने ना, चौकिंग रिड्यूस कर देते हैं। वैसे में आगे की मेरी बात आती है, मेजरली तो यही था, क्योंकि रीजन पड़ते हैं किस किस कारण से होता है। अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग ब्लिस्टरिंग किस कारण से हो रही है।
आप लोगों के अकॉर्डिंग ग्लिस्टरिंग किस कारण से हो रही है? सीपेज। कह सकते हैं, कह सकते हैं, आई विल से दैट कि एयर एंट्रेनमेंट के कारण हो सकती है, एयर एंट्रेनमेंट के कारण हो सकती है इसकी, ये कॉजेज है इसके, ये कॉजेज है, एयर एंट्रेनमेंट के कारण हो सकती है, सीपेज के कारण हो सकती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कोहेजन रिडक्शन, कोहेजन रिडक्शन इसके कारण भी आपकी ब्लिस्टरिंग हो सकती है। ये क्या है? आपके सबके कॉजेज है। पीलिंग के कॉजेज की मैं बात करना चाहूँ तो प्लीजिंग क्या, पीलिंग किस कारण से होती है? जल्दी से मुझे, कोहेजन आएगी भाई, कोहेजन आएगा, एडेशन थोड़ी आएगा, एडेशन तो पीलिंग में आएगा, कोहेजन आएगा उसमें जब आपस के पार्टिकल्स का कांटेक्ट खत्म होता है ना, तो वो पार्टिकल दूर दूर जाना शुरू करते हैं, तो वो फूलते हैं, ठीक है, उसमें कोहेजन आएगा, इसमें आएगा एडेशन। ठीक है, तो पहला तो मैं यही कहूंगा, पीलिंग अच्छा, रिडक्शन इन द एडहेशन, ऑब्वियसली दीवार और पेंट के बीच का रिडक्शन, रिड्यूस हो जाता है ना, वो एडहेशन रिड्यूस हो जाता है, तो उसके कारण आपका ये आता है। जल्दी से आगे बताएंगे प्यारे दोस्तों। अरे बोलो यार, पीलिंग का एडेशन के कारण आ जाता है, मॉइस्चर के कारण आ सकता है, मॉइस्चर के कारण आ सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण आ सकता है, यस आप देखेंगे टेम्परेचर वेरिएशन के कारण आता है, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे मेरी बात आती है तीसरी कि क्रैकिंग, क्रैकिंग किस कारण से आती है? सर पहला रीजन पेंट के अंदर क्रैकिंग का क्या हो सकता है? कॉजेज इसके क्या क्या बन सकते हैं? जल्दी मुझे बताएंगे, क्रैकिंग किस कारण से आ सकती है? मैं कहूंगा पुअर प्लास्टर क्वालिटी, पुअर प्लास्टर क्वालिटी, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इसके अंदर कोई कोहेसिव एजेंट कम डाला, एडहेसिव एजेंट जब कम डालते हैं तो भी आ सकती है, प्लास्टर क्वालिटी पुअर होगी तो क्रैकिंग आ सकती है। ठीक है, आगे मेरी बात आती है फ्लेकिंग किस कारण से आती है? फ्लेकिंग में कह सकता हूँ, एक तो वही मेजर चीज तो बनी रही है, फ्लेकिंग आप लोगों की पुअर प्लास्टर क्वालिटी के कारण आ सकती है, क्रैकिंग और पीलिंग दोनों पे सेम चीज आ रही है, तो पुअर प्लास्टर क्वालिटी, नीचे एक लाइन लिख लो, कॉजेज ऑफ क्रैकिंग एंड पीलिंग, कॉजेज ऑफ क्रैकिंग एंड पीलिंग कॉजेज फ्लेकिंग। पार्ट्स, ये चीज समझ आ रही, तो उन दोनों के है ना वो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। आगे मेरी बात आती है चॉकिंग, चॉकिंग तो क्या होगा? जल्दी बताएंगे, चॉकिंग किस कारण से आती है? जल्दी बताएंगे, चॉकिंग किस कारण से आती है? चॉकिंग किस कारण से आती है? ये भाई मतलब एक चीज, शंभवी मोम माम फैमिली अनिकेत सिंह, मत मानना, लेकिन आपका नाम पढ़ के एक चीज याद आ गई, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। मुत्तुस्वामी चिन्ना स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, नाम रखना है यार, मतलब बाई चांस अगर टीचर आपका नाम लेने लग जाए तो हो सकता है टॉपिक भूल सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बाय द वे चॉकिंग इसलिए आ रही है सर, एक्स्ट्रा लाइन के कारण आ सकती है, हाँ एडेशन कम कर देता है, पुअर पुअर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पेंट के कारण आ सकती है, पुअर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पेंट के कारण आ सकती है, पुअर एडहेशन, पुअर एडहेसिव मटेरियल, पुअर एडहेशन या एडहेसिव मटेरियल के कारण आपका ये आ सकता है। ठीक है ना, अब तुम्हें समझ में आ चुका है। अच्छा एक और आता है मिल्की अपीयरेंस, ये भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, मिल्की अपीयरेंस। अच्छा मिल्की अपीयरेंस क्या होता है? एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कई बार आपने देखा होगा कि ना समय के साथ, समय के साथ आपके पेंट का कलर छूट जाता है, वो व्हाइट हो जाता है अपने आप ही। तो क्या होता है, पिगमेंट जब पुअर क्वालिटी का होता है तो वो कलर छोड़ देता है, उसको कहते हैं मिल्की अपीयरेंस। ठीक है, मैंने क्या बोला कि समय के साथ, विद पैसेज ऑफ टाइम या फिर विद टाइम, पिगमेंट loses its color, loses its color, तो कैसा अपीयरेंस आता है?
मिल्की वाइटी अपीयरेंस आता है। तो कलर फेडिंग, यस यू कैन यूज वन वर्ड हियर, दैट इज नोन टू बी एज द कलर फेडिंग, नथिंग एल्स। सब तुम्हें समझ में आ चुका है मिल्की अपीयरेंस क्या है। तो डिफेक्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिए। भाई वार्निश क्या होता है? वार्निश इज डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ, या फिर मैं कहना चाहूंगा मटेरियल which is used for material used on the paint surface, used on the painted surface to make it, used on the painted surface, ब्रैकेट में मैंने लिखा है along with the paint, हम लोग पेंट के साथ भी इसको यूज करते हैं। varnish used on the painted surface or along with the paint to make it the glossy, to make it glossy। आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि आपका जो पेंटेड सरफेस होता है वो चमकता है, पेंटेड सरफेस आपका चमकता है, जैसे कि आपने स्टील के ऊपर पेंट करा या वुड के ऊपर पेंट करा तो वो चमकता है। वो चमकता क्यों है? वो चमकता सिर्फ और सिर्फ वार्निश की वजह से ही है, उसके अंदर वार्निश होता है जिसके कारण वो चमकता है। ठीक है, अभी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि वार्निश के अंदर आप लोगों का जनरली होता क्या क्या है, ये बहुत जरूरी आता है आप लोगों का। वार्निश का अंदर क्या होता है, तो वी नीड टू गो विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द वार्निश। वार्निश के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पहला तो आपके पास आता है रेजिन्स। जो ग्लॉसी अपीयरेंस आपकी आती है ना, वो ग्लॉसी अपीयरेंस आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ रेजिन्स के कारण आती है। और मैं बहुत धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हेडेक हो रहा है बहुत तेज, पढ़ाना जरूरी था इसलिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सीरियसली आई एम सफरिंग फ्रॉम टू मच हेडेक, दैट्स व्हाई धीरे बोल रहा हूँ एंड यू विल गोइंग टू कोऑपरेट विद मी, ऑलराइट। सेकंड मेरा आता है ड्रायर। सेकंड मेरा क्या आता है यहाँ पर? ड्रायर। एंड द थर्ड वन इज द सॉल्वेंट। ये तीन चीजें मेजरली हमारे वार्निश के अंदर होती है। वार्निश के इंग्रेडिएंट्स ये तीन तरह के होते हैं, रेजिन्स, ड्रायर और सॉल्वेंट। रेजिन्स का क्या काम होता है? मेजरली मैं एक ही चीज लिखूंगा एंड यू विल गोइंग टू क्लियर द कांसेप्ट। ग्लॉसी अपीयरेंस जो आती है, ग्लॉसी अपीयरेंस जो आती है वो मेजरली आपके रेजिन्स के कारण आती है। सॉल्वेंट क्या करता है? एज अ कैरियर काम करता है। सॉल्वेंट एज अ कैरियर काम करता है। और ड्रायर का आपको पता ही है कि इट विल बी गोइंग टू एक्सेलरेट रेट ऑफ ड्राइनेस, एक्सेलरेट रेट ऑफ ड्राई, भाई सूखने के रेट को जल्दी से इंक्रीज कर देता है। तो ये इसका एक मेजर फंक्शन आता है। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का वार्निशिंग जो है मेजरली ये तीन तरह के आते हैं, ये बहुत जरूरी आता है, इसको जरा गौर फरमाना जो भी बता रहा हूँ। चलिए, वार्निशिंग आप लोगों की तीन तरह की आती है। उससे पहले एक यूपीपीएससी का क्वेश्चन मैंने देखा था, सैंपल क्वेश्चन था, तो उसमें आप लोगों के रेजिन्स के एग्जांपल पूछ रखे थे। ये बहुत जरूरी बना था आपके लिए, तो ध्यान रखेंगे। एग्जांपल ऑफ रेजिन्स क्या होते हैं, रेजिन्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, आप लोग याद रखेंगे। पहला तो आपके पास आता है कपाल, दूसरा आता है लैक, तीसरा आता है लेडीज एंड जेंटलमैन शेलाक, चौथा आता है एम्बर रोजन, पांचवा आता है आप लोगों का मास्टिक। ये 6-7 एग्जांपल है जो आप लोगों के रेजिन्स के एग्जांपल है और अनकॉमन है, इसलिए मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यू नीड टू लर्न इट, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी बात आती है यहाँ पर कि मेरा ड्रायर क्या क्या बन सकता है, मतलब ड्रायर के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। मैंने रेजिन्स का क्वेश्चन देखा था, ड्रायर के मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रायर आपका क्या क्या हो सकता है सर? एक तो लिथरेज हो सकता है, सेकेंड वन इज द व्हाइट लेड, मतलब व्हाइट लेड भी हो सकता है, तीसरा आप लोगों का सल्फेट भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आगे मेरी बात आती है कि मैं आपको सॉल्वेंट के बारे में क्या क्या कह सकता हूँ। सॉल्वेंट का बेसिक काम क्या होता है? कैन यू गिव मी द 2 एग्जांपल ऑफ द सॉल्वेंट? कैन यू गिव मी द 2 एग्जांपल ऑफ द सॉल्वेंट? जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, सॉल्वेंट के 2 एग्जांपल आप बता सकते हैं मुझे जल्दी से? स्पिरिट, यस इट कैन बी। एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है? एक तो स्पिरिट हो सकता है, बच्चे ने बोला यहाँ पर स्पिरिट। दूसरा यहाँ पर प्यारे दोस्तों हो सकता है नैप्था। तीसरा हो सकता है टर्पेंटाइन ऑयल भी तो हो सकता है ना, सॉल्वेंट का काम करता है टर्पेंटाइन ऑयल आपका। तो एक्चुअली में मैंने ये सॉल्वेंट के एग्जांपल इसलिए आप लोगों से पूछे क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट, केरोसिन नहीं होता है ऐसे, केरोसिन सॉल्वेंट का काम नहीं करता। ठीक है, केरोसिन एज अ प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है,
सॉल्वेंट का मैंने इसलिए आप लोगों से पूछा क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट वार्निश की कैटेगरी बनती है। ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट वार्निश की कैटेगरी बनाई जाती है। क्या क्या कैटेगरी आती है वहां पर? भाई वार्निश की जो कैटेगरी आती है मेरे पास, एक तो मेरे पास आता है ऑयल वार्निश। अब तुम्हें समझ में आ चुका है, ऑयल वार्निश के अंदर हम लोग टर्पेंटाइन ऑयल का यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, है ना? तो इसको हम लोग इसलिए ऑयल वार्निश का नाम देते हैं। दूसरा मेरे पास कैटेगरी आता है जिसको बोला जाता है स्पिरिट वार्निश। दूसरी कैटेगरी को बोला जाता है स्पिरिट वार्निश। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पिरिट एज अ सॉल्वेंट यूज करा जाता है, स्पिरिट एज सॉल्वेंट यूज करा जाता है। तीसरा मेरे पास आता है प्यारे दोस्तों वाटर वार्निश। ये एक इंपॉर्टेंट बनता है और एक नया बनता है वाटर वार्निश। इसमें क्या होता है वाटर वार्निश के अंदर कि आपका हॉट वाटर इज एडेड इन द पेंट। पेंट के अंदर हम हॉट वाटर मिला देते हैं तो वो एक ग्लॉसी अपीयरेंस क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी मिलाने से टेम्परेचर बहुत हाई होता है जिसके कारण लेडीज एंड जेंटलमैन रिएक्टिवनेस बढ़ जाती है। So particles are more reactive in that state. That's why they show the glossy appearance. तो उसको हम वाटर वार्निश का नाम देते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात आती है यहाँ पर। आप लोगों ने ये भी सुना होगा प्यारे दोस्तों कि व्हाइट वॉश, कलर वॉश और डिस्टेम्पर, ये तीन चीजें होती है। तो पहले मैं आपको व्हाइट वॉश के बारे में बताता हूँ। व्हाइट वॉश क्या होता है? भाई व्हाइट वॉश की अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप लोगों ने पहले के जमाने में देखा होगा कि आपका पहले क्या होता था कि बेस आता था लाइन को पानी में मिलाते थे, स्लेकिंग ऑफ द लाइन प्रोसेस होता था, फिर उसको कपड़े से छानते थे और फिर आपका व्हाइट वॉश प्रॉपर तैयार होता था। किसने ये देखा है? पुताई कह सकते हैं, चूना पुट्टी कह सकते हैं इसको हम। तो ये किसने देखा? पहले क्या होता था, लाइन होता था, तो लाइन को हम लोग पानी में मिलाते थे और आपका स्लेकिंग प्रोसेस होने के बाद उसको कपड़े से छानते थे। छानने के बाद आप लोगों का व्हाइट वॉश तैयार होता था और उसको हम दीवारों पे करते थे। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पर, वो जो प्रोसेस था दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? दैट इज नोन टू बी एज द व्हाइट वॉशिंग प्रोसेस। तो इसके हम क्या लिखना चाहेंगे? इसमें लिखना चाहेंगे फैट लाइन। फैट लाइन generally mixes with the water, after slaking process, it is going to be, after slaking process it is going to be क्या कहते हैं, sieving from the cloth and the passed out material जो होता है मेरे पास, वो passed out material is what? Passed out material is original whitewash, is able to apply on the surface, that is known to be as a whitewash। कोई डाउट नहीं है, इतना क्लियर है आप लोगों को? यहाँ से क्वेश्चन बनता है दो तीन। क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का यही बनता है लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाई डू वी यूज द फैट लाइन? व्हाई डू वी यूज फैट लाइन? बिकॉज फैट लाइन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ killing the germs, because fat line kills germs। फैट लाइन आप लोगों के जर्म्स को मार देता है, दैट्स व्हाई वी आर यूज्ड इट ऑन द वॉल्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है आप लोगों का, व्हाई डू वी प्रेफर द सीविंग हेयर? व्हाई डू वी sieve the paint? Why do we sieve the paint from the cloth? Why do we sieve the paint from cloth? ये चीज थोड़ा सा जरूरी है। As everybody knows that कि आप लोगों का जो फैट लाइन होता है, आप लोगों का फैट लाइन जो होता है, इसको रिच लाइन का नाम भी दिया जाता है। फैट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द रिच लाइन। इट विल बी गोइंग टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, ये हमको पता है सबको। इट इज इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम ऑन स्लेकिंग। स्लेकिंग के बाद ये अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। ड्यू टू दिस क्लिंकर्स फॉर्म्ड देयर, ड्यू टू दिस क्लिंकर्स, और आई विल से दैट लम्प्स, मतलब गांठें बन जाती हैं। तो वो गांठें जो हैं वो पेंट के तौर पर तो यूज नहीं करी जा सकती, तो उन गांठों को तोड़ना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी एक्चुअली प्रेफर द सीविंग प्रोसेस। ठीक है, क्लिंकर्स फॉर्म्ड टू गेट रिड ऑफ क्लिंकर्स, वी डू सीविंग, वी प्रेफर सीविंग। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को जल्दी गेस करके लिखेंगे तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि व्हाइट वॉश के अंदर अगर मैं कलर पिगमेंट मिला देता हूँ, ये चीज देखो सबको पता है, बेसिक सी चीज है।
कि अगर मैं व्हाइट वॉश के अंदर, अगर मैं अपने व्हाइट वॉश के अंदर कोई कलर पिगमेंट मिला देता हूँ, then it will be going to said as, then it will be going to what I will be going to obtain, I'll obtain what? Color wash. I'll obtain the color wash. Got it now? So I can write it as second point. Color wash is similar to the white wash. Color wash is similar to white wash. Got it? अभी मेरी बात आती है इसके बाद another point that is known to be as the distemper. Another point that is known to be as the distemper. Now everybody knows that it is of the better quality than that of the white wash. Obviously चूना पुताई से तो अच्छा ही होता है distemper. Distemper से अच्छा होता है oil paint. ठीक है ना? ये मैं समझा नहीं, tinted से आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझा नहीं, मुझे जल्दी से बताएंगे। tinted का क्या मतलब है? अच्छा, डिस्टेम्पर में क्या होता है उसके बारे में भी लिखते हैं। व्हाइट चॉक इज यूज्ड एज अ बेस इन दिस, व्हाइट चॉक एक्ट एज बेस इन डिस्टेम्पर। हमारे डिस्टेम्पर के अंदर बेस का काम कौन करता है? व्हाइट चॉक करता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है तो आप लोगों को याद रखना है। व्हाइट चॉक इज यूज्ड एज अ डिस्टेम्पर इन द मतलब बेस इन द डिस्टेम्पर। तो मैं यहाँ पर एक चीज तो बोलना चाहता हूँ कि अभी क्या होता है कि बेस के अंदर हम क्या करते हैं, बेस के अंदर क्या क्या मिलाते हैं? बेस के अंदर एक तो कलर पिगमेंट मिलाते हैं। किस कलर का हमें पेंट कराना है? पहले के जमाने में हुआ करता था, नहीं पापा इस बारी ब्लू करा लो, और पहले पिंक होता था, तो चलता है, ये सब पता है आप लोगों को। बेस और कलर पिगमेंट, फिर कलर पिगमेंट पे हम ब्लू भी मिलाते हैं। तो ब्लू के आगे मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा फेविकॉल, ब्लू के आगे मैं लिखना चाहूंगा फेविकॉल। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये तीन चीजें जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल डिस्टेम्पर तैयार होता है। Then we are going to apply it on the surface. Got it? अभी बात आती है कुछ नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं अपीयरेंस की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से अपीयरेंस की बात करता हूँ, तो अपीयरेंस की क्वालिटी किसमें अच्छी होती है किसमें बुरी होती है वो लिख लो। सबसे बढ़िया क्वालिटी जो जाती है ना वो जाती है ऑयल पेंट की, आपको भी पता है। उसके बाद आती है डिस्टेम्पर की, उसके बाद आपकी आती है यहाँ पर व्हाइट वॉश। ठीक है, दूसरी बात मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करता हूं मैं यहाँ से, ड्यूरेबिलिटी किसकी ज्यादा जाएगी? अभी सेम पैटर्न चलेगा, ऑयल पेंट की ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा जाएगी, उसके बाद आप लोगों का व्हाइट वॉश आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का व्हाइट वॉश आएगा, सॉरी डिस्टेम्पर आएगा, उसके बाद आप लोगों का डिस्टेम्पर आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का व्हाइट वॉश आ जाएगा। अभी तीसरी चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देखिए ये सबको पता है कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर कॉस्ट की बात, तो कॉस्ट सबसे ज्यादा किसकी होगी? सर जो सबसे बढ़िया दिख रहा है, जो लंबे समय तक चल रहा है, जाहिर सा बात है पैसा भी उसका ज्यादा होगा। ऑयल पेंट, देन डिस्टेम्पर, देन व्हाइट वॉश। ये चीज मुझे समझ में आती है, कोई डाउट ही नहीं है। अभी प्राइमर का मतलब रुक तो जाओ, बता रहा हूं ना, एक शब्द है और कुछ नहीं है, और मैं जैसे बताऊंगा बस उतना याद रखना आप लोग। आगे मेरी बात आती है कि आप लोग जब किसी सरफेस पर पेंट करते हैं तो उसका क्या क्या मेथड होता है ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो क्या क्या, जैसे वॉल पे हम लोग पेंट करते हैं, देन हाउ डू वी गोइंग टू डू द व्हाइट वॉश ऑन द वॉल, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? If you are going to paint the steel, then what is the procedure for that? That is the main thing. So please write on the next topic, that is known to be as method of applying paint. Method of applying paint. पेंट का मतलब व्हाइट वॉश, डिस्टेम्पर सब आ जाता है, ठीक है ना। तो पहला मेरे पास जो सब मेथड आता है इसके अंदर, दैट इज नोन टू बी एज पेंट ऑन वॉल सरफेस, पेंट ऑन वॉल सरफेस। तो हम लोग करते क्या है यहाँ पर, हम लोग प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, पहली बात तो ना मतलब आप ये टॉपिक को लिखने से पहले एक छोटा सा नोट लिख लो, वो बहुत जरूरी आएगा मेरे लिए इसी टॉपिक के अंदर। आप लोग नोट में क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर कि डिस्टेम्पर कहाँ यूज किया जाता है? डिस्टेम्पर आप लोगों का प्लास्टर के ऊपर यूज किया जाता है। डिस्टेम्पर यूज ऑन प्लास्टर्ड सरफेस, डिस्टेम्पर यूज ऑन द प्लास्टर्ड सरफेस, गॉट इट। और पेंट कहां पर यूज किया जाता है? पेंट यूज्ड ऑन
पेंट यूज ऑन, पेंट कहां पर यूज किया जाता है? पेंट यूज, प्रणाम वीरेंद्र कुमार पाल, पेंट कहां पर यूज किया जाता है? या तो प्लास्टर्ड होगा या प्लास्टर्ड नहीं होगा। हाँ, तो मैं जनरली करता क्या हूँ, वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। पेंट यूज ऑन नॉन प्लास्टर्ड सरफेस, हम लोग पेंट को नॉन प्लास्टर्ड सरफेस पे यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो आगे मेरी बात आती है यहाँ पर, सपोज आई एम सेइंग दैट कि यू नीड टू डू द व्हाइट वॉश, सपोज आई एम सेइंग दैट यू नीड टू डू द व्हाइट वॉश, तो हाउ विल वी गोइंग टू यूज द व्हाइट वॉश? तो पहला मेरा पॉइंट आता है व्हाइट वॉश, पहला मेरा पॉइंट आता है व्हाइट वॉश ऑन वॉल सरफेस। तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? इज द प्रोसीजर फॉर दैट, तो मैंने आपको बताया लेडीज एंड जेंटलमैन, डिस्टेम्पर जब प्लास्टर्ड सरफेस पे आता है तो जाहिर सी बात है कि आपको व्हाइट वॉश भी प्लास्टर्ड सरफेस पे करना पड़ेगा। तो वो प्लास्टर्ड सरफेस का मतलब क्या होता है? आप कभी भी देखना, सिविल इंजीनियर है आप लोग, जैसे कि दीवार पे आपने मसाले का प्लास्टर करा, मोटार का प्लास्टर करा, आप डायरेक्टली कभी भी पेंट प्लास्टर्ड सरफेस पर करते, देखो कर सकते हो, ऐसा नहीं करूंगा नहीं करते, कर सकते हो। तो प्लास्टर्ड सरफेस पे जब करा जाता है, जैसे पुट्टी लगा के पेंट करा जाएगा, ठीक है। तो नॉन प्लास्टर्ड का मतलब आप समझने का प्रयास करना कि मसाला नहीं है, मोटार प्लास्टर की बात कर रहा हूँ, मोटार प्लास्टर की ना, या पीओपी की, तो उसके ऊपर पेंट नहीं करते, पुट्टी लगा के पेंट कर सकते हो जिसमें ग्लू अच्छा है, ठीक है। तो बात को समझना है यहाँ पर, मैंने कहा जैसे आपने मोटार का वॉल बनाया, वो सूख चुका है, आप डायरेक्टली कभी भी उसके ऊपर पेंट नहीं करते, कभी भी नहीं करते। हाँ, डायरेक्टली कभी उसके ऊपर व्हाइट वॉश या डिस्टेम्पर नहीं किया जाता। जनरली क्या होता है वो चीज समझना, पहले आप उसके ऊपर पीओपी लेयर अप्लाई करते हो, पहले आप उसको पीओपी से सॉफ्ट करते हो, प्लेन करते हो, ये आपने देखा भी होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस मेरा क्या रहता है, अप्लाई, अप्लाई पीओपी, अप्लाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, अप्लाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्रैकेट में लिख लो पीओपी। कितनी लेयर में भरते हैं इसको? 2 से 3 लेयर, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाए और सॉलिडिफाइड हो जाए वो चीज, इसीलिए, ठीक है ना। तो अभी बात आती है यहाँ से कि इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन क्या होता है कि आफ्टर पीओपी, आफ्टर पीओपी, आफ्टर पीओपी देन वी आर गोइंग टू अप्लाई व्हाइट वॉश, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई व्हाइट वॉश। अब ये व्हाइट वॉश भी ना लेयर सिस्टम पे अप्लाई किया जाता है। हाउ? जैसे मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये 2 तरीके से अप्लाई होता है। पहले आप क्या करते हैं, पहला कोट अप्लाई करते हैं, पहले आप फर्स्ट कोट अप्लाई करते हैं, फर्स्ट कोट ऑफ व्हाइट वॉश अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट कोट ऑफ व्हाइट वॉश की डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज द मेन थिंग, समझ कर चलना है यहाँ से। आई एम सेइंग दैट फर्स्ट कोट ऑफ व्हाइट वॉश चला, डायरेक्शन क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन में करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसके नीचे लिख देना है आर्बिटरी डायरेक्शन, आर्बिटरी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वी कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। क्योंकि 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 इसके ऊपर और 2 कोट आने हैं। सेकंड कोट ऑफ व्हाइट वॉश होता है मेरे पास, सेकंड कोट ऑफ व्हाइट वॉश होता है, दैट शुड बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट शुड बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। थर्ड कोट जो मेरे पास आता है लेडीज एंड जेंटलमैन, थर्ड कोट मेरे पास आता है यहाँ पर, जो थर्ड कोट होता है दैट इज द फिनिशिंग कोट। थर्ड कोट को ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, दैट इज द फिनिश कोट, दैट इज द फिनिश कोट। इट शुड बी लाइंग ऑन द सरफेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लाइक मैं आपको समझाता हूँ, यस जैसानी, थैंक यू। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, समझने का प्रयास करना जो भी मैं कह रहा हूँ, एक अच्छी चीज कॉमन सेंस लगा के। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्वेश्चन बाद की बात है, पहले इसको समझते हैं। मैंने कहा आप लोगों को कि आपकी एक दीवार है और दीवार पर आपने पीओपी कर ली, एकदम प्लेन बना लिया, यू नीड टू अप्लाई द व्हाइट वॉश। पहला कोट व्हाइट वॉश का करा आपने, तो पहला कोट व्हाइट वॉश का तो आपको भी पता ही कि ऐसे ही मार दो, कहीं से भी कैसे भी मार दो, जस्ट अप्लाई कर रहे। सेकेंड कोट आया, सेकेंड कोट आपने एक फिक्स डायरेक्शन में मारा, दैट इज इन द वर्टिकल, सॉरी हाँ वर्टिकल डायरेक्शन। तीसरा कोट आप लोगों को आता है, तीसरा कोट आप लोगों को आता है प्यारे दोस्तों, कि आप लोगों ने उसी चीज को, उसी सेकंड कोट के ऊपर तीसरा कोट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मारा। 2 क्वेश्चन, ये प्रोसीजर तो समझ आ चुका है। 2 क्वेश्चन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 2 क्वेश्चन तो समझ में आ चुकी है।
बात आती है क्या क्वेश्चन बना कि व्हाई डू वी अप्लाई द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हम लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही पोर्ट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, मैं आप लोगों को समझा कैसे, मेरे पास ड्राइंग नहीं है इसकी। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास ये है, एक यार समझाओ कैसे, कोई ड्रॉ नहीं कर पा रहा, मैं वैसे ही बताता हूँ। जैसे आप वर्टिकली इसको बना रहे हैं, तो वर्टिकली बनाने का मतलब कि आपको ना दीवार पे ऐसा लगेगा साफ कि आपने वर्टिकली पेंट कर रखा है, बिल्कुल प्लेन नहीं दिखेगा, मतलब मार्किंग्स आ जाएंगी। मार्किंग विल बी देयर इफ यू गोइंग टू डू इट ओनली इन द वर्टिकल पोर्शन। मार्किंग आती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी तो मैं कहूंगा मार्किंग्स आ जाएंगी वॉल पर, मार्किंग्स ऑन द वॉल आएंगी, पक्का आएंगी, ठीक है। उन्हीं मार्किंग को रिमूव करने के लिए अब आप क्या कर रहे हो? उन्हीं मार्किंग को रिमूव करने के लिए अब आप प्यारे दोस्तों हॉरिजॉन्टली चल रहे हो। तो समझना, जो वर्टिकल मार्किंग थी, जो वर्टिकल मार्किंग थी उसको आप मिटाकर हॉरिजॉन्टल में लेकर जा रहे हो। तो क्या हॉरिजॉन्टल मार्किंग आएगी? नहीं, फिर हॉरिजॉन्टल मार्किंग नहीं आती। आप वर्टिकल के ऊपर हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल विल बी गोइंग टू मिक्स एंड अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विल बी गोइंग टू फॉर्म। एक यूनिफॉर्म सेक्शन बन जाता है जहां पे आपको मार्किंग नहीं दिखती। तो इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेकर चलते हैं। दैट इज द जेई क्वेश्चन, दैट इज द जेई लेवल क्वेश्चन। अभी ए लेवल क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आपसे, तो मैं क्या कहूंगा कि यहां पर मैंने क्या करा, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल हम क्यों कर रहे हैं? वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल हम लोग क्यों कर रहे हैं? सो दैट टाइम गैप क्या होगा इनके बीच। हाँ, टाइम गैप ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम गैप क्या होगा, आप आधे एक घंटे बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। तो नो मार्किंग, ताकि आपकी कोई भी मार्किंग ऑफ द पेंट ना आए, नो मार्किंग ऑफ द पेंट, ठीक है, बढ़िया। अभी ये चीज आई, ये तो था एसएससी जेई लेवल क्वेश्चन, और व्हाट इज द ए लेवल क्वेश्चन हियर? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। Why do vertically, why do vertical, why do application of the paint on the wall vertically down? क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ वो यही है, why do vertically down standard, why do vertically down standard of the paint follows first। हम लोग पहले वर्टिकली स्टैंडर्ड को फॉलो क्यों करते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टली पहले क्यों नहीं करते? लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव कंसंट्रेशन हियर। क्या होता है, पहले वर्टिकल करने का मतलब यही होता है कि यू नो एवरीथिंग, कि देयर इज द अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविटी ऑन एवरी पार्ट ऑफ द वॉल। तो ग्रेविटी के कारण पेंट थोड़ा बहुत फ्लो करने की कोशिश करेगा, ग्रेविटी के कारण पेंट थोड़ा बहुत फ्लो करने की कोशिश करेगा। सो इफ द पेंट विल बी गोइंग टू फ्लो फ्रॉम अपर पार्ट टू लोअर पार्ट, तो जितना भी बहना है बह जाए, जितना भी बहना है बह जाए। That's why we are going with the vertically standard initially, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे तो भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, पेंट सारा नीचे आना चाहिए। You're absolutely right, you're absolutely right, but have a concentration here कि सपोज मैंने कहा, एक क्वेश्चन बना यहाँ से आपके दिमाग से, मैंने कहा कि अगर मैं वर्टिकली अप्लाई करता हूँ पेंट को, तो पेंट विल बी कम डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। एक पैटर्न की पैटर्न में चल रहा है। बट अगर इसी के अंदर आप इनिशियली हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर देते, देन द पेंट विल बी कम इन दिस डायरेक्शन ना, पेंट विल बी कम इन दिस डायरेक्शन। यू कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल पोर्शन अलग ही छाकर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर निखर कर नजर आएगा वर्टिकली पेंट। हॉरिजॉन्टली में अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी पेंट आ रहा है, निखर कर आएगा, निखारना नहीं है, यूनिफॉर्म बनाना है। दैट्स व्हाई वी अप्लाई द वर्टिकल स्टैंडर्ड इनिशियली, ठीक है, समझ आया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ए लेवल क्वेश्चन और एक लॉजिकल क्वेश्चन ये है। एक सच्ची बताऊं, अरे टीचर की बात का, मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं सर, नॉन टेक्निकल पढ़ाओ, सीरियसली बहुत ऑफर आते हैं। मैं पढ़ा भी सकता हूँ क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, हमने भी तैयारी कर रखी है, नॉलेज तो हमको भी है। मेजर थिंग यही है, मैं नॉन टेक्निकल इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि गाइस सब कुछ रटा हुआ है, कुछ नया दिखाने को नहीं मिलता। और टेक्निकल में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे इसमें लॉजिक सिखाने को मिलते हैं, दैट इज द मेन थिंग। और आपको भी पढ़ने में जब भी मजा आता है, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यू थिंग्स और न्यू लॉजिकल।
जैसे मैंने अभी बताया, या कल का मेरा एक रेलवे इंजीनियरिंग का लेक्चर मैंने लिया था रात का 9 बजे वाला। आपने रेलवे इंजीनियरिंग मत पढ़ो, अब रेलवे इंजीनियरिंग मत पढ़ो, लेकिन शुरू का 15 मिनट का लेक्चर देखना वो वाला। कल का लेक्चर यूट्यूब पे हुआ था, क्या मस्त लॉजिक बताया मैंने उसमें, कॉमन सेंस से इंजीनियरिंग कैसे डेवलप करते हैं वो उसमें समझा हमने, रेलवे में कहाँ लग रही है। तो इस तरह के लॉजिक सीखने बहुत जरूरी होते हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना इस तरह के। और आप लोग भी इस तरह के लॉजिक पे ध्यान दिया करो, क्योंकि इस तरह के लॉजिक से हम लोगों को पता लगता है फ्रॉम कॉमन सेंस टू इंजीनियरिंग का सफर। ठीक है, चले एक बार यस करके लिखेंगे अगर ये चीज समझ आई है तो। ये रहे। आगे मेरी बात आती है यहाँ पर कि अभी जैसे मैं एप्लीकेशन ऑफ द स्टील सरफेस, नाउ सेकंड पार्ट इज पेंट ऑन स्टील सरफेस। पेंट ऑन स्टील सरफेस, तो स्टील सरफेस पे कैसे पेंट किया जाता है, ये क्वेश्चन आजकल नहीं आते, बहुत पुराने टाइम पे आया करते थे, लेकिन आजकल मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो पेंट ऑफ द स्टील सरफेस कैसे होता है। स्टील सरफेस की मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप क्या करने वाले हैं, अपने स्टील के सरफेस को रब करेंगे। स्टील के सरफेस को क्या करा जाता है, ये सब हटा के मैं वैसे ही लिख देता हूँ। स्टील का सरफेस, स्टील सरफेस, स्टील सरफेस rubbed with sandpaper, steel surface rubbed with sandpaper to remove the corrosion, to remove corrosive steel, to remove corrosive steel। जो भी आपकी corrosive steel है उसको रिमूव करने के लिए आप पहले उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, अप्लाई प्राइमर। अभी एक बच्चे ने मेरे को शब्द लिखा था प्राइमर क्या होता है, मैं मीनिंग बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, और तुम लोग इसके बारे में गाथा लिखोगे पक्का। ठीक है, अप्लाई प्राइमर। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट कोट ऑफ द पेंट, मतलब अपना पेंट का पहला कोट अप्लाई करते हैं। नॉन टेक्निकल भी पढ़ा दिया करो कभी कभी, क्यों भाई। नहीं, अच्छा, फर्स्ट कोट ऑफ पेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनल कोट ऑफ द पेंट। तो ये क्वेश्चन मैंने एक बार ही देखा था कि स्टील के अंदर कितने कोट ऑफ द पेंट होते हैं। ठीक है ना, तो 2 कोट ऑफ द पेंट होते हैं। अब मेरी बात आती है, बस यही है मेरी बात, यहाँ से आती है प्राइमर क्या है। And I will tell you only one word. Have you known the meaning of primary? What do you mean by the primary? What do you mean by the primary? Please tell me. What do you mean by the primary word? First. Yes, you can say that. Ladies first. So primary importance ladies को दी जाती है। Initial, पहला, सबसे पहले करने वाला प्राइमरी, बाद वाला सेकेंडरी। Everybody knows that. So I can say that first. First stage ऐसा कह लेता हूँ। Initially, initial लिख लो, फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट इंपॉर्टेंस, ये एक शब्द आएगा, ये एक शब्द आएगा इसका, फर्स्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, तो प्राइमर का मतलब अब तुम समझ चुके हो, पेंट करने से पहले एक सरफेस पे लगाया जाता है फर्स्ट इंपॉर्टेंस, सबसे पहले जो पेंट में यूज होता है, दैट इज द प्राइमर। आगे फर्स्ट इंपॉर्टेंस के साथ जो भी मटेरियल पेंट में यूज होता है, दैट इज नोन टू बी एज द प्राइमर। नाउ आई कैन से दैट फर्स्ट material before paint, first material before paint, that is known to be as primer। Now ladies and gentlemen, have concentration here। अभी प्राइमर समझ में आया, प्राइमर का काम क्या होता है। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक लकड़ी का टुकड़ा है, तुम उस पर प्राइमर मत अप्लाई करो, तुम डायरेक्टली पेंट कर दो। जहां पे 1 लीटर पेंट खर्च होना था ना, तुम्हारा 2 लीटर खर्च हो जाएगा। क्यों, लकड़ी पेंट पीती है। लकड़ी पेंट पी गई, कैसे पी गई सर, लकड़ी ने अंदर का जो उसके वार्निशिंग था, अंदर का जो उसके बेस को छोड़कर हमारा सॉल्वेंट था, वो सब पी लिया। लकड़ी तो एब्जॉर्बिंग होती है ना, तो वो पी लिया, तो पेंट खत्म हो गया एक तरह का। तो मैं क्या कहूंगा कि पेंट की एप्लीकेशन ज्यादा हो जाएगी, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। सो टू गेट रिड ऑफ दैट, वी इनिशियली अप्लाई द प्राइमर, ताकि लकड़ी को पानी पिला दिया। अब लकड़ी पिएगी नहीं, पेंट करूंगा तो लकड़ी पे पेंट हो जाएगा डायरेक्ट। तो समझ में आया तुम लोगों को प्राइमर का बेसिक मतलब क्या है। प्राइमर का बेसिक मतलब यही होता है, व्हाई डू वी यूज इट बिफोर द पेंट, बिकॉज इट विल बी गोइंग डीप, इट गोज डीप inside the wood or any surface, it got deep inside the surface
टू फिल द पोर्स, इनसाइड सरफेस टू फिल पोर्स। ओके, ये प्राइमर का मतलब समझ में आ चुका है। अब तुम लोगों को एक चीज और पता है, सर मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास प्राइमर के नोट्स नहीं है और ये किसी किताब में भी नहीं लिखा है, मैं खुद बना रहा हूँ। तुम लोग भी बनाओगे कैसे, अब तुम बताओगे मुझे। एप्लीकेशन क्या है इसका, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, प्राइमर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे किस किस फायदे में लेकर आ रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहूँ या उसको बेनिफिट कह देते। बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग प्राइमर क्या क्या हो सकता है, मेरे दिमाग से वो वर्ड निकल गया अभी जो मुझे लिखवाना था। प्राइमर का बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, जल्दी मुझे बताएंगे। प्राइमर हम अप्लाई कर रहे हैं सरफेस पे, इट विल बी गोइंग टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द पेंट, पहला तो मैंने यही कह दिया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, एक तो रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ पेंट, यानी पेंट कंजम्पशन में रिडक्शन करता है। बिल्कुल सही पॉइंट है, कोई डाउट नहीं है, ये चीज हमको समझ में आ चुकी है। दूसरा लेडीज एंड जेंटलमैन क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट इज कि फिल द वॉइड्स, तो इसका प्रॉपर्टी हो गया, मतलब वो एक वर्किंग स्टैंडर्ड हो गया, बेनिफिट नहीं आया है ना। मेक ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेंट, यस, हाँ यस ऑब्वियसली आई कैन से दैट, देखो तुम लोग ही बता रहे हो सारा। एक तो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है पेंट के लिए, पेंटिंग स्मूथ सरफेस पे एफिशिएंसी ज्यादा देती है ऑब्वियसली। और थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर कि पेंट को ड्यूरेबल बनाता है। क्यों ड्यूरेबल बनाता है, मैकेनिज्म को समझकर चलते हैं। इंक्रीजेस ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इंक्रीजेस ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेंट। देखो मैं ना ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज तुम्हें, तो तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए। स्मूथ सरफेस से वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, स्मूथ सरफेस से वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो हम अलग से नहीं लिखेंगे, इट विल बी गोइंग इन द सेकंड पॉइंट। अभी बात आता है यहाँ पर कि हाउ द प्राइमर विल बी गोइंग टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेंट। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन हियर, आई कैन से दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि पेंट आपने अप्लाई किया लकड़ी पर विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द प्राइमर, देन द लकड़ी विल बी गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑल द सॉल्वेंट ऑफ द पेंट, it will be going to absorb all the solvent of the paint, and you have already understood that concept कि there is a dryer in the paint। सर एक तो लकड़ी सूख रही है, ऊपर से तुम उसको और सुखा रहे हो, अरे पेंट सूख जाएगा यार, पेंट सूख जाएगा, पेंट बहुत जल्दी सूख जाएगा। और सूखने के बाद तुम्हें पता है क्या हो सकता है, पील ऑफ हो सकता है, चॉकिंग शो कर सकता है, फ्लेकिंग शो कर सकता है, क्रैकिंग शो कर सकता है। you know that point, so I can say that ना, आई कैन से दैट ना कि ये प्रॉब्लम मेरे को आ सकती है, इसीलिए प्राइमर अप्लाई करूंगा, इन सभी प्रॉब्लम से दूर भागूंगा, बढ़ाऊंगा। यस करके लिखेंगे, समझ